गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज डाइल्यूट सॉल्यूशन का 13वां लेक्चर है और आज हम लेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम प्रायोगिक रूप से उसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं। अब तक हम 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर था जिसमें 3 एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन थे। पहला फेफर्स मेथड, दूसरा मोर्स एंड फ्रेजर मेथड और तीसरा बर्कले हार्टले मेथड। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें 2 मेथड थे। पहला था स्टैटिक मेथड और दूसरा था डायनेमिक मेथड जिसका कि नाम था ऑसवाल्ड वॉकर मेथड। ये ऑसवाल्ड वॉकर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें केवल एक ही प्रायोगिक निर्धारण था, वो था लेंट्ज़बर्गर मेथड। अब हम आज आ जाएं जो कि आपकी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए निर्धारण के लिए देखिए 2 मेथड हैं। पहली जो मेथड है उसका नाम है बेकमेन्स मेथड या बेकमेन की विधि, और दूसरी विधि का नाम है रास्ट कैम्फर मेथड या रास्ट की कैम्फर विधि। इस मेथड में वही जैसे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में रहता था, आपको फ्रीजिंग जैसे वहाँ बॉइलिंग पॉइंट निकालते थे, यहाँ पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होगा प्योर सॉल्वेंट का और सोल्यूशन का। और सावधानी इसमें ये देनी होगी, प्रिकॉशन जो रखना होगा वो ये रहता है कि इसमें हमें सुपर कूलिंग को अवॉइड करना है। जैसे वहाँ पर सुपर हीटिंग को अवॉइड करना पड़ता था, यहाँ पर हमें सुपर कूलिंग को अवॉइड करना है। और ये जो बेकमेन्स मेथड है ये अर्लीस्ट मेथड है और बेस्ट मेथड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। तो बेकमेन्स के जो ये एपरेटस है, उपकरण है, इसके मूल रूप से प्रमुख रूप से 3 भाग हैं, 3 पार्ट्स में इसको हम देखते हैं। तो पहला जो भाग है वो है एक अंदर की ट्यूब ए। ये जो अंदर की ट्यूब है जिसको कि ए कहा है ये है। तो एन इनर ट्यूब ए जिसको कि हम फ्रीजिंग ट्यूब कहते हैं, जो कि बॉइलिंग ट्यूब के ही साइज़ का होता है। और इसमें हम इसके अंदर बेकमेन्स थर्मामीटर, ये बेकमेन्स थर्मामीटर है और इसके साथ ही ये स्टरर लगा रहा है। देखिए ये स्टरर लगा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें इस इनर ट्यूब में लगी हुई होती हैं और बेकमेन्स थर्मामीटर के द्वारा हम 0.01 सेंटीग्रेड तक सही टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। इसमें एक साइड ट्यूब भी लगी हुई है, ये रही साइड ट्यूब, जिसके के थ्रू हम सल्यूट को अंदर डाल सकते हैं। इस अंदर वाली जो ट्यूब है जिसको हम फ्रीजिंग ट्यूब कहते हैं उसके अंदर हम सल्यूट को डाल सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा बेकमेन्स एपरेटस का पहला पार्ट जिसको हम इनर ट्यूब या फ्रीजिंग ट्यूब कहते हैं। ना इसके बाद दूसरा भाग है कि इस ट्यूब को घेरे हुए एक ये बाह्य ट्यूब भी है जिसको हम बी से दिखा रहे हैं, बी से शो हो रहा है, जो कि एक जैकेट की तरह से कार्य करती है जिससे कि इनर ट्यूब की कूलिंग धीरे धीरे हो। यानी कि एन आउटर ट्यूब बी which is called as air jacket, into which fitted the inner tube A, leaving an air space in between them, and it helps to have slow and uniform cooling. तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो तीसरा जो है वो है कांच का एक जार। ये रहा कांच का जार जिसको हमने ये C से डिनोट कर रखा है, जिसमें कि हमने फ्रीजिंग मिक्सचर रख रखा है और साथ में एक ये स्टरर, विडोलक या स्टरर है, और इसके ऊपर इस वेसल को कवर करता हुआ एक लिड है, एक ढक्कन लगा हुआ है। ये एक लिड है जिससे कि ये वेसल जो फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है वो कवर है। नाउ देखिए ये तो हो गया पार्ट।
जो बेकमैन्स मेथड में जो एपरेटस यूज़ होते हैं उसका ये 3 पार्ट हो गए। अब हम देखें कि इसमें क्या प्रोसीजर, क्या मेथड है, कैसे हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक अवनमन कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भीतर जो अंदर वाली इनर ट्यूब है, इस वाली ट्यूब को हम साफ़ करके और ड्राई करके इसमें हम सॉल्वेंट को वेट करके यानी कि तुली हुई मात्रा लेकर इसके अंदर हम डाल देते हैं। इस इनर ट्यूब में ये सॉल्वेंट डाल देते हैं और उसके बाद इस एपरेटस को ऐसे जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है उस तरह से हम अरेंज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं और इस चरर से हिलाते हुए बेकमैन्स थर्मामीटर में हम टेम्परेचर देखते रहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पे जब टेम्परेचर स्थिर हो जाता है, जब टेम्परेचर गिरना रुक जाता है तो हम उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। तो यानी कि ये क्या हुआ, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट हुआ। अब हम वापस इस ट्यूब को बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम सॉल्वेंट को मेल्ट करा लेते हैं और फिर इस साइड ट्यूब से हम सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट की तुली हुई मात्रा को डालते हैं। सल्यूट को भी हम तौल के डालते हैं और फिर अब ये विलयन बन गया। अब फिर विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट हम ज्ञात कर लेते हैं और दोनों का अंतर हमारा हिमांक अवनमन हो जाता है। तो ये इसका मेथड हो गया। तो ये बेकमैन्स मेथड है। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है रास्ट मेथड या रास्ट कैम्फर मेथड। इसको सबसे पहले 1922 में रास्ट ने इस विधि को डेवलप करा। ये विधि जो सिद्धांत है इसका, ये सिद्धांत ये है कि जो कपूर या कैम्फर का जो KF है यानी कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल अवनमन स्थिरांक करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एग्जैक्ट करीब ये है 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि पानी के KF से 20 गुना ज़्यादा है। अब KF का मतलब क्या हुआ, KF 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 1000 कपूर कैसा ले रहे हैं हम, सॉल्वेंट के रूप में ले रहे हैं, तो यदि 1000 कपूर में सल्यूट का 1 मोल घोलें तो हिमांक में जो कमी आती है वो 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। और ये डिप्रेशन इतना अधिक है कि ये हम सामान्य जो नॉर्मल थर्मामीटर है उससे हम आसानी से नाप सकते हैं। हमें बेकमैन्स थर्मामीटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेकमैन्स थर्मामीटर क्या बहुत डेलिकेट होता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो चूँकि टेम्परेचर में कमी इतनी ज़्यादा होगी कि हम सामान्य थर्मामीटर से भी इसे आसानी से नाप सकते हैं। और रास्ट ने चूँकि कपूर को सॉल्वेंट या विलायक के रूप में लिया था, इसलिए इस मेथड को हम रास्ट कैम्फर मेथड भी कहते हैं। तो ये तो हमने क्यों इस मेथड का रास्ट मेथड या रास्ट कैम्फर मेथड का क्या सिद्धांत है, किस पर आधारित है, ये तो ये हुआ। अब हम देखें जैसे प्रोसीजर क्या है, इसमें हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। तो एक ट्यूब में हम कैम्फर और सल्यूट दोनों को अलग अलग तौल लेते हैं और करीब कैम्फर 10 टाइम्स ज़्यादा रहता है सल्यूट से, और फिर उसको लेकर हम गरम करते हैं। जब दोनों मेल्ट हो जाते हैं उनका हम होमोजेनस मिक्सचर जो बन जाता है, मेल्ट हो जाएंगे तो होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। उसको हम ठंडा कर लेते हैं और बारीक पाउडर बना लेते हैं। और कैपिलरी विधि द्वारा, जो थीले ट्यूब जो आप लैब में यूज़ करते हो मेल्टिंग पॉइंट, उसी कैपिलरी मेथड से हम उसका गलनांक ज्ञात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। और फिर ये तो हो गया मिक्सचर का। फिर हम शुद्ध कैम्फर का भी, प्योर कैम्फर का भी मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं और दोनों के जो हिमांक में अंतर है वो डेल्टा TF को शो करता है। चूँकि कोई भी डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों में कोई किसी भी सब्सटेंस का यदि हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या हम कहें फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक कहें और या जमाव बिंदु कहें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अब हम इसके द्वारा जो हमने डेल्टा TF निकाला उसके द्वारा हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, जो ये आपके सामने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें ये तो हो गया सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, आपने पहले ही देखा हुआ है, आपने निकाला था
कि डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ इंटू एम। और यदि हम m की वैल्यू, m क्या है, ये मोललता है, यदि हम m की वैल्यू रख देते हैं तो m इज़ इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और ये ऊपर आ जाता है 1000। तो ये m की जगह हम ये रख दें और ये हो जाता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्यूट। तो यदि हम ये रख देते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं, यानी कि स्मॉल w, जो कि आपके सामने ये W2। तो यहाँ जो W2 है, ये W2 है जो हमने सल्यूट लिया हुआ है उसका वेट, और ये जो W1 है वो है जो वेट ऑफ द कैम्फर, जो हमने कैम्फर जो कि विलायक के रूप में लिया हुआ है उसका भार है। इस मेथड को हम केवल उन्हीं पदार्थों के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि कैम्फर में विलेय हों, उनके साथ ही हम ये वाला मेथड काम में ले सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि यदि किसी पदार्थ के एक्वस सॉल्यूशन लिया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट यदि 100.21 डिग्री सेंटीग्रेड है, और चूँकि सॉल्वेंट पानी लिए रखा है, तो उस पानी के लिए, जल के लिए KF तथा KB के मान 1.86 तथा 0.51 केल्विन kg मोल इन्वर्स हो, तो विलयन का हिमांक हमें ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, डेल्टा टी एफ तो आपका है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और जो सॉल्वेंट के लिए मेल्टिंग पॉइंट था वो था TF, जो सॉल्यूशन के लिए जो हिमांक था वो था T1। तो जो डेल्टा TF है, अब ये न्यूमेरिकल आप देखो, पहले इसमें हमने हिंट भी कर रखा है कि डेल्टा TB इज़ इक्वल टू KB इंटू एम एंड डेल्टा TF इज़ इक्वल टू KF इंटू एम। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विलयन का हिमांक T1 निकालना है। तो T1 आपको मालूम है डेल्टा TF इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF माइनस T1। ये ध्यान रखना कि डेल्टा TF इज़ इक्वल टू TF माइनस T1। ये जो फॉर्मूला आ गया, ये कैसे आया है, डेल्टा TB इज़ इक्वल टू KB इंटू एम एंड डेल्टा TF इज़ इक्वल टू KF इंटू एम। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा TF निकाल लेंगे। डेल्टा TB इसमें दे रखा है, जलीय विलयन का क्वथनांक कितना है, तो इसमें से -100 कर देंगे तो 0.21 डेल्टा TB आ जाएगा, और यहाँ से हम डेल्टा TF निकाल लेंगे। डेल्टा TF निकल जाएगा तो डेल्टा TF इज़ इक्वल टू TF माइनस T1 हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जिसका आंसर आपके ये सामने है। तो आज बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।